लॉबी में लोगों की भीड़ भरी हुई थी। कुछ बाहर भागना चाहते थे, कुछ अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जल्द ही मैंने दूसरी मंजिल के बैंक्वेट हॉल की खिड़की पर लिंग यूएवेई को देखा। उसने सफेद रंग की ड्रेस पहन रखी थी। उसका सुंदर मेकअप आंसुओं से पूरी तरह बिगड़ चुका था। वह हाथ में मोबाइल पकड़े रो रही थी और बार बार बाहर झांक रही थी। उसके पास जो यान दरवाजा थामे खड़ा था। उनके कुछ साझा दोस्त भी वहाँ थे। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पिछले जन्म में जब मुझे शरण स्थल से बाहर धक्का दिया गया था, इनमें से एक भी व्यक्ति मेरे पक्ष में नहीं बोला था। अब आखिरकार उनकी बारी आ चुकी थी। मैंने ग्रुप चैट बंद कर दी और भूमिगत किले की सभी प्रणालियों की जांच शुरू कर दी। बिजली सामान्य, हीटिंग सामान्य, वायु शुद्धिकरण सामान्य, पानी की आपूर्ति सामान्य, बाहरी निगरानी सामान्य। तीनों दंगारोधी दरवाजे पूरी तरह लॉक थे। भूमिगत पहली मंजिल के ऊर्जा कक्ष में डीजल जनरेटर अपने आप चालू हो चुका था। उसकी धीमी गूंज मोटी दीवारों के पार से सुनाई दे रही थी, मानो किसी स्थिर धड़कते दिल की आवाज हो। भीतर का तापमान 24 डिग्री, बाहर का तापमान -36 डिग्री और यह आंकड़ा लगातार नीचे जा रहा था। मैं जानता था आज दोपहर तक बाहर इतनी ठंड हो जाएगी कि गाड़ियां भी स्टार्ट नहीं होंगी। असल प्राणघातक ठंड अभी आनी बाकी थी। अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तब सुबह के 9 बज चुके थे। मैंने सबसे पहले निगरानी स्क्रीन चालू की। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। पूरा शहर मोटी बर्फ से ढक गया था। सड़कों पर टूटी हुई गाड़ियां बिखरी पड़ी थी। सड़क किनारे लगे विज्ञापन बोर्ड जमकर फट चुके थे और आधे टूटकर हवा में लटक रहे थे। सुविधा स्टोर के बाहर पूरी तरह तबाही मची हुई थी। कुछ संक्रमित बर्फ में धीरे धीरे घूम रहे थे। जैसे ही उन्हें कोई आवाज सुनाई देती, वे तुरंत सिर उठाकर जीवित इंसानों की दिशा खोजने लगते। मैंने बाहर का तापमान देखा, -72 डिग्री। पिछले जन्म की तुलना में इस बार तापमान और भी तेजी से गिर रहा था। उसी समय भूमिगत किले की बाहरी संचार प्रणाली ने अचानक चेतावनी की आवाज दी। कोई भूमिगत शॉपिंग मॉल के प्रवेश द्वार तक पहुंच चुका था। मैंने तुरंत निगरानी स्क्रीन खोली। 3 आदमी मोटी रजाइयां लपेटे हुए, चेहरे पर मफलर बांधे, हाथ बाजुओं के भीतर छिपाए, बस आंखें दिखाई दे रही थी। वे बर्फीले तूफान से लड़ते हुए लड़खड़ाते कदमों से प्रवेश द्वार तक पहुंचे। उनमें से एक को मैं पहचानता था। वह पास की सोसाइटी का प्रॉपर्टी मैनेजर वांग हाई था। पिछले जन्म में प्रलय की शुरुआत में उसने आसपास की कई सोसाइटियों के बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया था। ऊपर से वह एक दूसरे की मदद करने का नाटक करता था, लेकिन छिपकर वह बहुत से लोगों का सामान लूट लेता था। ऐसे लोग संक्रमितों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस समय वांग हाई भूमिगत शॉपिंग मॉल के बाहर लगे लोहे के दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। कोई है? दरवाजा खोलो, हम ठंड से मर जाएंगे। अंदर कोई है क्या? हमें अंदर आने दो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप निगरानी स्क्रीन देखता रहा। काफी देर तक दरवाजा पीटने के बाद भी जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वांग हाई का चेहरा तुरंत बदल गया। वह जोर से चिल्लाया, मुझे पता है अंदर कोई है। कुछ दिन पहले तक यहाँ लगातार निर्माण का काम चल रहा था। जल्दी दरवाजा खोलो। अब यह असाधारण समय है, संसाधनों को सबके साथ साझा करना चाहिए। यह सुनते ही मैंने बाहरी प्रसारण प्रणाली चालू कर दी। जज हल्की विद्युत ध्वनि के साथ मेरी आवाज बाहर लगे लाउडस्पीकर से गूंज उठी। क्यों? वांग हाई ने सिर उठाकर कैमरे की ओर देखा। तुम कौन हो? फिर जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया। अरे तुम वही बेवकूफ हो जिसने कुछ दिन पहले यह भूमिगत शॉपिंग मॉल खरीदा था। मैंने शांत स्वर में पूछा, अभी तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? वांग हाई का चेहरा तमतमा गया। उसके साथ खड़े 2 आदमियों ने दरवाजे के ऊपर लगे कैमरे की ओर देखा, फिर उस भारी दंगारोधी दरवाजे को देखा। उनकी आंखों का भाव तुरंत बदल गया। उन्हें समझ आ गया कि इस जगह को पहले ही पूरी तरह मजबूत बनाया जा चुका है। पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ सामान पहुँचाया जा रहा था। वांग हाई ने तुरंत अपना लहजा बदल लिया। भाई लू, हम सब आसपास के ही लोग हैं। बाहर इतना खतरा है, तुम हमें यूं मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। पहले हमें अंदर आने दो ताकि थोड़ा गर्म हो सके। चिंता मत करो, हम मुफ्त में नहीं रहेंगे। आगे चलकर हम सब मिलकर इस जगह की रक्षा करेंगे। मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ। पूर्व की ओर 300 मीटर पर एक सामुदायिक अस्पताल है। वहाँ दीवारें ज्यादा मजबूत हैं और कई दरवाजे हैं। कुछ समय तक हवा से बच सकते हो। उत्तर की ओर 500 मीटर पर एक भूमिगत पार्किंग है। उसका प्रवेश द्वार यहाँ से ज्यादा आसान है। अगर अभी चले जाओ तो अब भी मौका है। अगर यही दरवाजा पीटते रहे तो सिर्फ संक्रमितों को अपनी ओर बुलाओगे। लेकिन वांग हाई ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उसने कैमरे की ओर उंगली दिखाकर गाली देते हुए कहा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम बस हमें यहाँ से भगाना चाहते हो। जब सरकारी बचाव दल आएगा सबसे पहले तुम्हारी शिकायत मैं ही करूंगा। मैंने उसके पीछे तेज होती बर्फीली हवा की ओर देखा। मेरी आवाज और ठंडी हो गई। तो पहले इतना जिंदा रहना कि बचाव दल के आने तक पहुंच सको। मेरी बात पूरी होते ही दूर से एक भारी गुर्राहट सुनाई दी। वांग हाई और उसके साथ खड़े तीनों लोग एक साथ ठिठक गए। निगरानी स्क्रीन पर धीरे धीरे कई डगमगाती आकृतियां दिखाई देने लगी। उनके शरीर पर बर्फ जमी हुई थी। आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली थी। वांग हाई की आवाज तुरंत बदल गई। लूचेन, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। मैंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था एक बार पहली सुरक्षा परत खोल दी तो उसके बाद अनगिनत मुसीबतें अंदर चली आएंगी। बाहरी बफर जोन अभी पूरी तरह संक्रमण मुक्त नहीं किया गया था। अगर कोई भी व्यक्ति बर्फ में मौजूद रोगाणु लेकर अंदर आ गया तो पूरा भूमिगत किला नष्ट हो सकता था। मैंने आखिरी बार चेतावनी दी, पूर्व की ओर भागो, अभी भी समय है। इतना कहकर मैंने प्रसारण बंद कर दिया। बाहर वांग हाई पागलों की तरह दरवाजा पीटता रहा, लेकिन दंगारोधी दरवाजा बिल्कुल नहीं हिला। अगले ही पल कई काली परछाइयां बर्फीले तूफान को चीरती हुई उसके पास पहुंच गईं। निगरानी स्क्रीन जोर से हिलने लगी। मैंने आगे नहीं देखा, इसलिए नहीं कि मेरा दिल पिघल गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रलय पहले ही जवाब दे चुका था। सिर्फ इसलिए कि तुम जोर जोर से चिल्लाओ। कोई अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाने के लिए बाध्य नहीं हो जाता, और सिर्फ इसलिए कि तुम नैतिकता का सहारा लेकर किसी पर दबाव डालो। कोई अपनी जीवित रहने की उम्मीद तुम्हें सौंपने के लिए मजबूर नहीं हो जाता। दोपहर 12 बजे, बाहर का तापमान -86 डिग्री।
बर्फ अब भी लगातार गिर रही थी। पूरा शहर मोटी बर्फ के नीचे दफन हो चुका था। सड़कों पर अब लगभग कोई जीवित इंसान दिखाई नहीं देता था। सिर्फ संक्रमित बर्फ पर धीरे धीरे चलते रहते। उनकी हरकतें पिछली रात से भी ज्यादा जकड़ी हुई थी, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता पहले से कहीं तेज हो चुकी थी। अचानक एक कार का अलार्म बज उठा। 10 सेकंड भी नहीं बीते थे कि आसपास की 10 से ज्यादा काली आकृतियां उसी दिशा में दौड़ पड़ी। मैंने यह दृश्य देखा और हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। बिल्कुल मेरी यादों की तरह बर्फ के रोगाणु से संक्रमित ये राक्षस लगातार विकसित होते रहेंगे। पहले दिन वे सिर्फ तेज आवाजों की ओर आकर्षित होंगे। तीसरे दिन से वे हल्की सी आवाज और इंसानों की गर्मी को भी महसूस करने लगेंगे। 7वें दिन उनमें ऐसे परिवर्तित संक्रमित भी पैदा होंगे जो दीवारों पर चढ़ सकते होंगे और दरवाजों को तोड़ सकते होंगे। इसका मतलब था मेरे भूमिगत किले को 7 दिनों के भीतर पहली असली परीक्षा से गुजरना होगा, और वह परीक्षा बहुत जल्दी सामने आ गई। दोपहर 2 बजे निगरानी कैमरे में भूमिगत शॉपिंग मॉल के बाहर वाली सड़क पर लोगों का एक समूह दिखाई दिया। करीब 20 से ज्यादा लोग, उनमें पुरुष भी थे और महिलाएं भी। कुछ लोग सामान घसीट रहे थे, कुछ अपनी पीठ पर बैग लादे हुए थे। शायद वे पास की सोसाइटी के भूमिगत पार्किंग से होते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। सबने डाउन जैकेट, रजाइयां, प्लास्टिक की बरसाती और यहाँ तक कि पर्दे भी अपने शरीर पर लपेट रखे थे। चेहरे मफलरों से ढके हुए थे। आंखों के सामने पारदर्शी प्लास्टिक की अस्थायी ढाल लगी हुई थी। फिर भी उनकी भौहों और पलकों पर मोटी बर्फ जम चुकी थी। कुछ लोगों के हाथों और गर्दन पर असामान्य काले धब्बे उभर आए थे। उनकी दरारों से खून रिस रहा था। सबसे आगे वांग हाई ही चल रहा था। वह अभी तक जिंदा था, लेकिन अब उसकी आंखों में सुबह से भी ज्यादा पागलपन था। उसके साथ कुछ युवा पुरुष भी थे। उनके हाथों में लोहे की रॉड, रिंच और अग्निशमन कुल्हाड़ियां थी। स्पष्ट था वे मदद मांगने नहीं आए थे, वे दरवाजा तोड़वाने आए थे। मैंने बाहरी प्रसारण प्रणाली चालू की। रुक जाओ, मेरी आवाज बाहर लगे स्पीकर से गूंज उठी। भीड़ अचानक शांत हो गई। यहाँ से चले जाओ। भीड़ में से तुरंत कोई रोते हुए चिल्लाया, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? हमें बस थोड़ा सा अंदर आकर गर्म होने दो। इतनी बड़ी जगह पर अकेले रहोगे? तुम्हें इसका पाप नहीं लगेगा? वांग हाई ने मौका देखकर ऊंची आवाज में कहा। सबने सुन लिया। इसके पास जगह भी है, सामान भी है, हीटिंग भी है, लेकिन फिर भी यह हमें अंदर नहीं आने दे रहा। ऐसे समय में भी निजी संपत्ति की बात कर रहा है। इसमें जरा भी इंसानियत नहीं है। मैं शांतिपूर्वक उसे देखता रहा। मानना पड़ेगा, वांग हाई लोगों को भड़काने में माहिर था। उसे पता था कि अकेले वह अंदर नहीं जा सकता, इसलिए उसने पूरी भीड़ को अपने साथ जोड़ लिया। अगर मैं दरवाजा न खोलूं तो सबकी नजरों में मैं ही खलनायक बन जाऊंगा। लेकिन यह तरीका अब मुझ पर काम नहीं करता था। मैंने कहा, पहली बात, यह भूमिगत शॉपिंग मॉल मेरा है। दूसरी बात, यहाँ अभी इतने लोगों को अलग अलग रखने की व्यवस्था पूरी नहीं हुई है। तीसरी बात, तुम लोगों में कुछ के शरीर पर पहले ही काले धब्बे दिखाई दे चुके हैं। अगर तुम जबरदस्ती अंदर आए तो यहाँ मौजूद हर इंसान संक्रमित हो जाएगा। चौथी बात, दरवाजे पर जितना ज्यादा शोर करोगे, संक्रमित उतनी ही जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने फिर वही रास्ता बताया। पूर्व की ओर 300 मीटर सामुदायिक अस्पताल, उत्तर की ओर 500 मीटर भूमिगत पार्किंग। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो संक्रमितों के आने से पहले तुरंत निकल जाओ। यही मेरी आखिरी चेतावनी है। लेकिन वांग हाई संतुष्ट नहीं हुआ। वह ठंडी हंसी हंसा। इसकी बातों में मत आना, यह सब हमें भगाने के लिए कह रहा है। इसके अंदर जरूर बहुत सारा सामान छिपा हुआ है। अगर हम सब मिलकर धक्का मारेंगे तो यह दरवाजा खोलने पर मजबूर हो जाएगा। कुछ युवा आदमी तुरंत आगे बढ़ाए। उन्होंने लोहे की रॉड और अग्निशमन कुल्हाड़ियों से बाहरी लोहे के दरवाजे पर जोर जोर से वार करना शुरू कर दिया। ठाए ठाए ठाए। खाली सड़क पर लोहे की टकराहट की तेज आवाज दूर दूर तक फैल गई। मैंने आखिरी बार चेतावनी दी, मत तोड़ो, यह शोर संक्रमितों को यहाँ ले आएगा। लेकिन वांग हाई ने जैसे सुना ही नहीं, बल्कि और जोर से चिल्लाया, सब लोग मिलकर चिल्लाओ, इसे दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। ये हमारी मौत अपनी आंखों के सामने नहीं देख पाएगा। भीड़ उसके बहकावे में आ गई। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। नारे बर्फीले तूफान में दूर तक गूंजने लगे। मैंने फिर एक शब्द भी नहीं कहा, बस स्क्रीन बदल दी। मैंने निगरानी स्क्रीन बदलकर सड़क के दोनों ओर लगे कैमरों की तस्वीर देखी।